थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक, ठीक है, जिसमें हम टेस्ट और सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। आज हम 7th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। 4th, 5th और 6th हम बाद में करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि मैम पहले हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा दीजिए, तो मैं इनऑर्गेनिक ही करवा रही हूँ। तो उसमें हम 7th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें टॉपिक्स करने वाले हैं हम जनरल इंट्रोडक्शन, अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेट्स स्टार्ट नाउ। जनरल इंट्रोडक्शन। बोरोन फैमिली से स्टार्ट होता है हमारा पी ब्लॉक, बोरोन फैमिली, उसके बाद आती है कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर आपके आते हैं हेलोजेंस, उसके बाद आती है इनर्ट गैसेस, ठीक है। और ये आपका 13 ग्रुप है, क्योंकि उससे पहले एस ब्लॉक जो है आपका फर्स्ट 2 ग्रुप जो है एस ब्लॉक कवर कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 10 वो आपके डी में आ जाते हैं। उसके बाद 13 जो है आपका ये 13th ग्रुप है बोरोन फैमिली। 13 to 18th जो है आपके क्या आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं अभी? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड राडॉन। इस तरह से आप देखो ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब आपने एक बात ध्यान से देखी होगी कि मैं नाम बोल रही हूँ और लिख रही हूँ क्या है सिंबल, तो इसी तरह आपको लर्न करने। एक बार आपने ऐसे लर्न कर लिया उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपने सिंबलाइज कर लिया, उसको कोई ट्रिक बना के सिंबल से कर लिया तो वो आप भूल जाओगे कभी भी। और कई बार आप कंफ्यूजन होता है, जैसे कि एंटीमनी बोल रहे हैं एस भी लिखा हुआ है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। एस पी ओ डी, डी के मैंने आपको बता दिया 3 जो ग्रुप आपके पीरियड है वो। ये तो आपने क्या करने हैं, नाम इनके पता होने चाहिए और सिंबल भी पता होनी चाहिए, इससे याद करने हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है आप सिंबलाइज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उस तरह से भी याद कर सकते हैं सिंबल से, क्योंकि उनके सिंबल से ही उनके नाम आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कोई उनमें कंफ्यूजिंग वाला है भी नहीं, क्लियर। अब ये तो हो गया आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमने देखो यहीं पर हम इनका, वैसे तो हम पीरियोडिक टेबल में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से करवा देती हूँ इनके एटॉमिक नंबर। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर जो है बोरोन का 5 होते हैं, कार्बन 6, 7, इसका 8, 9, 10 तक तो सबको ही याद होते हैं, ठीक है। 20 तक ही याद होते हैं, लेकिन चलो 10 तक मान लिया आपको याद है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने गोल्ड नंबर वही रूल लगाना है जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। क्या था भाई? +8, यहाँ पर क्या करना है +18, यहाँ पर +18 और यहाँ करना है हमने +32। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे और इनका एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो 5 में 8 ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो गया 13। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आ गया 13। इसमें 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो 31, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 49। अब इसमें 32 ऐड करने हैं तो हमने कितना बन गया हमारा 81। तो इस तरह से हमने एटॉमिक नंबर निकाल लिए, ठीक है। बस सिर्फ हमने क्या पता होना चाहिए कि इंडियम भाई कौन से ग्रुप में है, ठीक है, पता चल गया इस ग्रुप में है। तो एटॉमिक नंबर 5 हमें पता है बोरोन का। उसके बाद हमने 8, 18 उसमें ऐड कर देने हैं 5 में, तो हमारा एटॉमिक नंबर किसका आ जाएगा? इंडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे किसी का भी, ठीक है। उसके बाद हमने करनी है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी रिएक्शंस वगैरह करवानी है या किसी की उसकी प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की हमें पता करनी है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ही पता होना चाहिए, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का इतना कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए हम जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, NS2 और NP1, ये होती है बोरोन फैमिली की, ठीक है। N क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सिर्फ आपने क्या याद करना है NS2 NP1। अब आपने इनकी लिख लेनी है। अब ये जो है सेकंड पीरियड में आता है 2s2 2p1, ठीक है। अब इसके बाद n की वैल्यू ही इंक्रीज होनी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s2 3p1।
यहाँ क्या आ जाएगी भाई 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। तो इस तरह से हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता कर सकते हैं। अब आपको सीधी सी बात है, कोई भी एलिमेंट दे दे, मान लो आपको गैलियम ही दे दिया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ आउटर मोस्ट, तो आपने सीधा पता करना है कि बोरोन फैमिली में है, वो 3rd नंबर पे है, तो उसकी क्या होगी 4s2 4p1 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कार्बन की ns2 np1, ये कार्बन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी np2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2s2 2p2 कार्बन की हो गई। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन की 3s2 3p2, 4s2 4p2। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट ns2 np3, ns2 np4, ns2 np5, ns2 np6। ठीक है, ये रहेंगी इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं कहूंगी आपको कि जो है ब्रोमीन है उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि हेलोजेंस में है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी भाई 4s2 4p5, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। क्लियर, तो इस तरह से आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लेंगे। इसके बाद आपको कई बार आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली लिखना आ जाता है। ठीक है, पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्या ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कैसे बताएंगे आप, उसमें क्या दिया जाता है आपको, इनर्ट गैस दे दी जाती है। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या याद करना है, जैसे कि ये सल्फर है, मान लो इसकी मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो इस सल्फर जो है जिस भी पीरियड में है उससे पहले वाला जो पीरियड है उसमें कौन सी इनर्ट गैस आई। देखो सल्फर से पहले जो है ये वाला पीरियड आ गया और इसमें गैस है नियोन, तो आप क्या करोगे नियोन को ब्रैकेट में लिखोगे और इसकी जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन बताई ना आउटर मोस्ट मैंने, वो आप लिख देंगे। क्या थी भाई, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पे 3, तो 3s2 और 3p4, तो ये किसकी होगी, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। आपने झट से लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी एलिमेंट्स की आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अगर टेलुरियम की हमें बोला जाए लिखने के लिए, तो इनर्ट गैस कौन सी आएगी भाई, इसमें क्रिप्टॉन आ जाएगी, बीच में क्रिप्टॉन आ जाएगी, और यहाँ पर थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये फिफ्थ आ गया, 5s2 5p4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, इनकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेंगे और एटॉमिक नंबर भी निकाल लेंगे, अगर आपने अलोंग द ग्रुप एलिमेंट्स याद किए हैं और इस तरह से आपको पता है कि इनके क्या क्या रूल है, क्या इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपको पता करना। ठीक है, तो इसी तरह से आप करेंगे, टाइम लगा लीजिए, हफ्ता लगा लो, 2 हफ्ता लगा लो, लेकिन याद आपने इस तरीके से ही करना है। ठीक है, नाउ अकरेंस। अकरेंस देखो आपको पता है कि मेन तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है एनवायरमेंट में कितना 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर का क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन आ जाता है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज आ जाती हैं, तो नाइट्रोजन मेनली जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा भी जैसे नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाइट्रस एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। अदर एलिमेंट्स जैसे कि फोस्फोरस है, फोस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है, फोस्फोर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में भी जो है फोस्फोरस का, नाइट्रोजन और फोस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है आपको आपने पढ़ा भी होगा, एक सोडियम और पोटेशियम पंप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पर फोस्फोरस एलिमेंट्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये बायो के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि फोस्फोरस जो है फोस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है मिनरल्स में, और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो भी जैसे कि आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, या आपके और भी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं। और साथ में इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज आपको पता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है लेकिन वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए नाम तो इनर्ट गैस है ना। जैसे अगर नियोन की बात करें तो वो नियोन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, नियोन एज ए एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी इस तरह से, ना कि जैसे कि हमने ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है, क्लोरीन गैस Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये डाई एटॉमिक गैसेज है, ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेज। जो इनर्ट गैसेज है वो सारी क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेज है। क्यों है, क्योंकि ये इन रिएक्ट ही नहीं करती है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आपने देखी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी तो ये आपके एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट
होती हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको पता है कि मेन तो नाइट्रोजन ही है और फॉस्फोरस है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है जनरल इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, नाउ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखते हैं। नाउ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो एलिमेंट्स हमने देखे जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, यहाँ पर हमने बोरोन के बाद कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन और ये ऐसे। ठीक है, अब देखो अलोंग द ग्रुप की बात करें हम पहले, तो अलोंग द ग्रुप आपको पता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है ना, इस तरह से। सेकंड सेल थी, फिर थर्ड सेल आ गई, फिर फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई। तो इस तरह से सेल बढ़ती है, तो सेल बढ़ेगी तो साइज जो है बढ़ेगा, इसीलिए एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप जो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन देखो यहाँ से बोरोन से गैलियम तक आओगे तब तो रेगुलर इंक्रीज है, लेकिन यहाँ से जो है तो थोड़ा सा कम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉरी, ये देखो सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है। ठीक है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इसके बाद ये फोर्थ सेल आती है, ये फिफ्थ और ये सिक्स। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर जब है थर्ड सेल शुरू हो जाएगी, यहाँ पर जब आप फिल करोगे तो 3D भी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर D आप फिल करेंगे और फिर आपके पास आपका FB फिल करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, F सेल जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने लग जाओगे ना तो 3D और 4D यहाँ पर फिल हो जाएगा, 3D फिल हो जाएगी, इसमें 4D फिल हो जाएगी, फिर आपकी 4F भी आ जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि D और F लोग एंटर कर जाते हैं यहाँ पर। अब आपको पता है कि D और F का क्या है, शेडिंग इफेक्ट क्या है, पुअर होता है। ठीक है, शेडिंग इफेक्ट मैंने बताया था ना, जैसे कि ये अंदर के क्या है प्रोटॉन, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर S, P, D और F, अगर S में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो इसको ऐसे कवर कर देते हैं, कर देते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जो है इन इलेक्ट्रॉन पे, इन प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कम होगा तो ये आपके थोड़े दूर हो जाएंगे। उसके बाद P जो है उसका शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो और दूर होते हैं। तो इस तरह से शेडिंग इफेक्ट आपका S का सबसे ज्यादा होता है, फिर P का, फिर D का और फिर F का कम होता जाता है। तो D और F का पुअर शेडिंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से ये कवर कम करते हैं इन प्रोटॉन्स को, एक कवरिंग जो बनाते हैं ना वो कम कर पाते हैं। तो जो ये प्रोटॉन होंगे उनका इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से उतना साइज इंक्रीज नहीं होना हो पाता जितना कि होना चाहिए था। क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो आप इसका जर्नल जो मैंने आपको करवाया था प्रॉपर्टीज, उसमें आपको 11th वाली यूनिट में जो है ये सारा कुछ करवा दिया है पीरियोडिक टेबल के साथ साथ मैंने, तो वहां पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि शेडिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को लग रहा है, आई थिंक आपने 11th में अच्छे से कर लिया होगा, तो आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर D और F जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं सेल में तो इनका शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन को वो खींचते हैं प्रोटॉन को अपनी तरफ, तो उतना इंक्रीज, जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता, होता तो है इंक्रीज लेकिन उतना नहीं होता जितना कि बोरोन से एल्यूमिनियम में जाओगे ना उतना इंक्रीज हो रहा है, एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहे हो उतना इंक्रीज हो रहा है, उतना गैलियम से इंडियम में जाओगे और इंडियम से थैलियम में जाओगे उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। क्लियर? तो ये था इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड अलोंग द ग्रुप। अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, ये हो गया हमारा अलोंग द पीरियड। अब देखो अलोंग द पीरियड आपको पता है क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किसमें, उसी सेल में आते हैं। सेकंड सेल है ना ये, तो ये इसमें भी सेकंड सेल है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और प्रोटॉन आपके क्या है, उतने ही है। ठीक है, कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखो इसको इसी सेल के अंदर सेकंड सेल है, इसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं आपके। ठीक है,
पहले 1 था, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो इसी में बढ़ रहे हैं। कोई सेल अगर बढ़ती है तो साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर सेल नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही इसमें बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इन प्रोटॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस तो क्या है भाई, कम है, या तो ज्यादा होता जा रहा है तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पावर बढ़ रही है तो प्रोटॉन अपनी तरफ उसको ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, होल्ड करेंगे। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, है ना, तो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा तो आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे अलोंग द पीरियड। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड। अलोंग द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगी, और अलोंग द पीरियड क्या होंगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन आगे आएंगी कुछ प्रॉपर्टीज में, वो मैं साथ ही साथ डिटेल में करवा दूंगी बाद में। अभी सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, थोड़ा सा चेंज आ रहा है भाई, यहाँ से यहाँ की भी इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा भाई, आयनाइजेशन एनर्जी और साइज का क्या रहता है, ट्रेंड जो है इनवर्स रहता है रिलेशन। जैसे कि जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, देखो यहाँ पर आपके प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अगर हमने निकालना है, इसको बाहर निकालना है, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, उसको आयनाइज करेंगे। अब इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ये बाहर अंदर प्रोटॉन है, ये जितने इसके पास होंगे, प्रोटॉन के पास होंगे जितने इलेक्ट्रॉन, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी तरफ फोल्ड यानी कि ज्यादा होगा, तो इनको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन जितने ये दूर होते जाएंगे उतना इनके ऊपर इंटरेक्शन जो है वो कम होता जाएगा, इजी होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप आपको पता है साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर, और अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये इनका ट्रेंड रहता है। उसके बाद आ जाते हैं आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए और बी जैसे बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, तो एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है, अब अगर इसकी अट्रैक्शन पावर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ए होंगे, अगर बी की ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बी होंगे। ठीक है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड क्या रहेगा, अलोंग द, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, आपको पता है कि जैसे जैसे साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती जाएगी भाई, डिक्रीज होती जाएगी। बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा इसका, मान लो इसका बड़ा साइज होता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। यही रिलेशन, मतलब उसको आप रिलेट करके देखो एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। इन इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा भाई, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन बोलते होंगे उनपे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये प्रोटॉन इसके पास में होंगे उतने ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जितने दूर होते जाएंगे उतने कम अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए जो भी कोई एलिमेंट है उसका बड़ा साइज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगर उसका साइज छोटा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम होगी। अगर जितना छोटा साइज होगा बड़ी होगी। अब अलोंग द ग्रुप आपको पता है साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अलोंग द पीरियड की बात करते हैं हम, जैसे कि बोरोन, फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब अलोंग द पीरियड की बात करें तो आपको पता है क्या होगा, साइज डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है। इसी वजह से ये क्या है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाती हैं, फिर फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। ठीक है, तो ये था इसका ट्रेंड एटॉमिक एंड आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने कर लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।